Hello everyone, welcome to Human Peritus channel, your one-stop solution for UGC NET पेपर 1 प्रिपरेशन। सो गाइस, इस लेक्चर सीरीज़ में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर भी कर लिए हैं, तो उसके लिए आप रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप UGC NET पेपर 1 की बाकी यूनिट्स को भी इसी तरीके से कवर करना चाहते हैं, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। सो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ ह्यूमन पेरिटस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। सो नाउ लेट अस सी द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पेरिटस, जहाँ पे हमने पेपर 1 की सारी ही यूनिट्स को काफ़ी डिटेल में इलेबोरेटेड मैनर में कवर किया है। आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब लेट अस नाउ सी द रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट। रिसर्च एप्टीट्यूड के हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। वी हैव कवर्ड टिल measurement scales. Okay, so today we will talk about sampling. So sampling के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी ई बुक देख लेते हैं। ई बुक में बैकग्राउंड समझाया हुआ है, ठीक है। और दो तरीके की सैम्पलिंग होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसके भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे रिसर्च करेंगे, आगे रिसर्च की फील्ड में जाएंगे, उनके लिए जो सैम्पलिंग वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। क्योंकि जब आप प्राइमरी डेटा इकट्ठा करोगे फील्ड में जा कर के, तो जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सो नाउ लेट मी जस्ट okay, just a moment. ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि सैम्पलिंग आखिर होता क्या है। सो हाँ जी, सो गाइस, सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग जैसे कि अगर लेट मी जस्ट सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मुझे अपने एरिया में डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा है टॉपिक ऑफ रिसर्च, जो कि दैट आई वांट टू मेजर, ठीक है। अब जैसे ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? अब इस एरिया में बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा एरिया हो गया जिसमें डोमेस्टिक वर्कर्स रहते हैं, तो वो मेरा क्या हो गया? यूनिवर्स, ठीक है। अब इस यूनिवर्स में से, यानी कि इन डोमेस्टिक वर्कर्स में से मैं कुछ सैंपल सिलेक्ट करूंगी, तो वो हमारा हो जाता है सैंपल। और सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि सैंपलिंग कितनी तरीके की होती है। तो सैंपलिंग दो तरीके की होती है। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग।
अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि एवरी यूनिट हैज एन इक्वल चांस टू गेट सिलेक्टेड, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि सारी यूनिट्स को इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्ट होने में। दैट मीन्स कि एवरी यूनिट डज नॉट हैव एन इक्वल चांस टू गेट सिलेक्टेड, सो डज नॉट हैव। तो अब हमने थोड़ा थोड़ा ये समझ लिया कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, सो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की सबसे पहली टाइप होती है रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम फिश बोल मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चिट्स होती हैं, उन चिट्स में से हमने रैंडमली एक या जितने हमें सैंपल रखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 10 सैंपल्स रखने हैं अपनी स्टडी में, ठीक है, तो उसमें से उस बोल में से हम 10 चिट्स निकाल लेंगे, दैट विल बी रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, सिस्टम, और इसको हम फिक्स्ड इंटरवल मेथड भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरी एरिया में 100 डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ठीक है। अब उसमें से मुझे 10 सैंपल्स सिलेक्ट करने हैं। सो आई वुड डिसाइड कि every 10th sample will be selected, every 10th sample, ठीक है। तो ऐसे में अपने 10 सैंपल्स, मतलब देयर इज एन ऑर्डर इन इट, मतलब एक हम स्ट्रिक्ट जैसे कि हमने बोल दिया कि एवरी 10th सैंपल हम सिलेक्ट करेंगे या हम एवरी 5th सैंपल सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम एक फिक्स्ड इंटरवल में हम लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब इसके बाद जो इसकी थर्ड टाइप होती है वो होती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि सोसाइटी में कुछ स्ट्रेटास होते हैं। अब वो क्या होता है, जैसे कि फीमेल, मेल, चिल्ड्रन। अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, इसको थोड़ा सा और हम ध्यान से समझ लेते हैं। एक होता है प्रोपोर्शनेट, और दूसरा होता है नॉन प्रोपोर्शनेट, ठीक है। अब प्रोपोर्शनेट समझ लेते हैं क्या होता है। प्रोपोर्शनेट, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक 10 लोगों का 10 लोग सिलेक्ट करने हैं 100 लोगों में से, ठीक है। तो 100 का मेरा हो गया यूनिवर्स, जिसमें से मुझे 10 सैंपल सिलेक्ट करने हैं। अब एक सोसाइटी में मेल्स जो हैं 60 हैं और फीमेल्स जो हैं कितनी हैं, 40 हैं, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनेट में का मतलब है कि जिस प्रपोर्शन में ओरिजिनल यूनिवर्स में मेल और फीमेल की रेशो है, जो कि क्या है
6:4, तो सैंपल में भी मैं उनकी रेशियो सेम ही लूँगी, ठीक है। तो मैं 6 मेल्स को सिलेक्ट कर लूँगी और 4 फीमेल्स को सिलेक्ट कर लूँगी, तो जो मेरे सैंपल में जो मेल फीमेल्स की रेशियो है वो भी कितनी हो जाएगी, 6:4, ठीक है। अब जो नॉन प्रोपोर्शनेट है, नॉन प्रोपोर्शनेट के अंदर सेम एग्जाम्पल है, 100 का यूनिवर्स है, उसमें से 10 सैंपल हमें सिलेक्ट करने हैं, 60 मेल्स हैं और 40 फीमेल्स हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँगी अपने सैंपल में, क्योंकि नॉन प्रोपोर्शनेट है तो मैं 5 मेल्स को सिलेक्ट कर लूँगी और 5 फीमेल्स को सिलेक्ट कर लूँगी। तो जो प्रोपोर्शन ओरिजिनल सैंपल में, जो ओरिजिनल यूनिवर्स में जो प्रोपोर्शन था वो प्रोपोर्शन मेरे सैंपल्स में नहीं है, ठीक है। सो ये तो हो गया नॉन प्रोपोर्शनेट, तो क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ओरिजिनल यूनिवर्स में क्या रेशियो था, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है 4th, क्लस्टर सैम्पलिंग, और एक आ जाता है मल्टी स्टेज। अब हम क्लस्टर में क्या करेंगे, अब ये ना क्लस्टर्स में है, जैसे कि AB, BC, CD, GH, ठीक है। अब जब मैं सिलेक्ट करूँगी तो मैं पूरा का पूरा क्लस्टर ही सिलेक्ट करूँगी। तो जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया AB और CD, फिर मैंने लास्ट में सिलेक्ट कर लिया CD, तो ये मेरा सैंपल हो गया जिसकी मैं स्टडी करूँगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, A, B, C, D, E, F, ठीक है। अब इसके अंदर से मैंने सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल A, D, F सिलेक्ट कर लिया अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद फिर मैंने सिलेक्ट कर लिया A, F, और फिर मैंने लास्ट में सिलेक्ट कर लिया A। तो ये मेरा क्या हो गया, सैंपल हो गया जिसकी मैं स्टडी करूँगी। ये तो हो गए हमारे टाइप्स किसके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर एवरी यूनिट डज नॉट हैव एन इक्वल चांस टू गेट सिलेक्टेड, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहला आता है कन्वीनियंस, या एक्सीडेंटल भी बोलते हैं इसको, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है कि मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मेरे घर के पास जो एरिया है मैंने उसमें से देख लिया, या मैं जिन लोगों को जानती हूँ मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया। मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी सैम्पल्स को सिलेक्ट करने में, जो मेरे को कन्वीनियंट था मैंने वही चूज़ कर लिया, ठीक है। या कोई जो मेरी कॉमन लैंग्वेज जो बोलता था मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेकंड होता है पर्पसिव, या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग। इसमें मैंने अपनी जजमेंट्स के बेसिस पे सैंपल्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसमें आता है कोटा सैम्पलिंग, और चौथा आता है स्नोबॉल। कोटा में कुछ कोटास के बेसिस पे मैंने सिलेक्ट कर लिया सैंपल, और स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे कि जो ग्रे एरियाज़ हैं सोसाइटी के, ग्रे एरियाज़ जैसे कि जो लोग प्रिजन में हैं, या फिर जो लोग प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा हैं, अगर मेरे को उन लोगों के ऊपर अगर किसी तरीके की रिसर्च करनी है तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने मुझे किसी ने एक इंसान का रेफरेंस दिया, तो इससे डेटा इकट्ठा करने के बाद ये मुझे रेफरेंस देगा दूसरे इंसान का, ठीक है। फिर ऐसे ही ये एक चेन चलती है, ठीक है। सो एक ने मुझे दूसरे का रेफरेंस दिया, दूसरे ने मेरे को तीसरे का रेफरेंस दिया, इस तरीके से मैं अपना जो डेटा है वो इकट्ठा करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर चीज़ें जो हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, और जो पॉपुलेशन है क्योंकि अननोन पॉपुलेशन है तो इसलिए मेरे को उसमें स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ करनी होती है, जो कि पार्ट है किसका, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है।
चलिए अब हम इसके ना क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे पूछे जाते हैं, ये हमें देखना है। तो नाउ लेट अस go to the previous year questions of this particular topic. All right. So now the very first question says, in which of the following sampling methods the sample is also known as an accidental sample or haphazard sampling? तो ये कौन सा होता है? मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी देख रहे थे। सो जजमेंटल सैम्पलिंग या फिर कौन सा सैम्पलिंग होता है वो पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग का दूसरा नाम है जजमेंटल सैम्पलिंग, विच इज नॉन प्रोबेबिलिटी which is non-probability sampling. Now next question says, given below are two statements. Statement 1 says, when selection procedure is biased, taking a large sample will help reduce a bias. Second statement says, in a normally distributed data, the chances of individual observed values deviating more than 3 times the standard deviation from the mean value is very less. So देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर कोई बायसनेस हो रही है सैम्पलिंग करने में, यानी कि सैम्पल्स को सिलेक्ट करने में, तो जितना बड़ा सैम्पल साइज होगा तो एरर उतने ही कम होंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर हम बायसनेस दिखा रहे हैं तो जो लार्ज सैंपल विल नॉट रिड्यूस, विल नॉट हेल्प। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, सो द चांसेस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज डेविएटिंग मोर देन 3 times the standard deviation from the mean value are very less. So it is a correct statement. So here option D is the correct answer, where statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Now this question says, which of the following refers to the method of sampling in which a core group of participants were initially sampled for the रिसर्च स्टडी, रिक्रूट और रिकमेंड अदर पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स। सो इसमें हमें जैसे ए ने हमें रेफरेंस दिया बी का, बी ने हमें रेफरेंस दिया 3 का, तो ऐसा कौन सी सैम्पलिंग में होता है? ऐसा होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सिंपल रैंडम, ये प्रोबेबिलिटी है। कोटा सैम्पलिंग इज non-probability, systematic sample is also is probability, ठीक है। तो snowball is non-probability. So here statement B and statement D is correct and hence option D is the correct answer. Next question, given below are two statements. Statement 1 says, in case of qualitative phenomena, we have data on the basis of presence or absence of an attribute or more than one attribute, ठीक है। And statement 2 says, with such data are mentioned in statement 1 above, the sampling distribution may take the form of binomial probability distribution. So here both the statements are correct and option A is the correct answer. Now इसमें भी दो statements हैं। Statement 1 says, time and cost are not relevant in determining the sample size. And statement 2 says, unit non-response and item non-response do not matter in deciding the sampling error. So ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपको याद होगा हमने प्रीवियस एक वीडियो में हमने लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल डेटा के बारे में हमने
देखा था। तो लॉन्गिट्यूडनल में हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेटा को कलेक्ट कर रहे थे और क्रॉस सेक्शनल में हम एक ही टाइम पर बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहे थे डिफरेंट स्टेटस का। सो यहाँ पर टाइम एंड कॉस्ट ऑफ कोर्स मैटर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और स्टेटमेंट 2 में यूनिट नॉन रिस्पॉन्स अगर आइटम नॉन रिस्पॉन्स होगा तो सैम्पलिंग एरर हो सकता है और हम अपना डेटा सही से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हेंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now next question, it says when a sampled individual is observed under predetermined period of time under structured observation, तो इसको focus sampling बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। when a sampled individual is observed, ठीक है, structured अगर observation हो तो उसे हम focus sampling बोलते हैं। Next question, when a researcher divides the entire population into sections, तो सेक्शंस का हमने किस में देखा था, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे स्ट्रेटाज हैं, ठीक है, जैसे कि ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, हम इसमें से कलेक्ट कर रहे थे, राइट, ठीक है, इसमें से हम सिलेक्ट कर, जैसे कि हमने बी सी सिलेक्ट कर लिया और सी डी सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें से हमने फिर बी सी सिलेक्ट कर लिया। तो सो ये क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when a researcher divides the entire population in sections, this is a repeated question. Okay, suppose a researcher created a list of the names of everybody in a population of interest and selected every 10th name in order to get a list. अब ऐसा हम किस में कर रहे थे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम कर रहे थे, जब हम every 10th यूनिट, every 5th यूनिट जब हम कर रहे थे, एवरी 10th, एवरी 5th, तो ये हम किस में कर रहे थे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर एडवांटेज ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड इज दैट इट हेल्प्स द रिसर्च टू फोकस ओनली ऑन पीपल ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। क्योंकि लोग एक दूसरे का रेफरेंस दे रहे हैं, तो जो इररेलेवेंट, जो उस रिसर्च एरिया से नहीं है, तो वो वाले लोग इसमें नहीं आएंगे सैंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन और असाइनमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स बेस्ड ऑन द मेंबरशिप ऑफ ग्रुप, लोकेशन और अदर आइडेंटिफाइड वेरिएबल फॉर सैम्पलिंग इज लेबल्ड एज क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। Now next question says a sample of respondents available which is available to researchers because of the access to the respondents is identified, मतलब हमारे एक्सेस पे डिपेंड करता है, हमने अपनी कन्वीनियंस के बेसिस के ऊपर सैंपल्स जो है सिलेक्ट कर लिए, सो इट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। Given below are two statements. Statement 1 says in probability sampling it is not necessary that all the members of population have an equal opportunity to be part of the sample, and statement 2 says non-probability sampling method is not a fixed or predetermined selection process. सो अब इसके अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में तो ये इसकी डेफिनेशन ही होगी कि हम कुछ फिक्स नहीं है कि हम कौन सा सैंपल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एक पैटर्न नहीं है सैंपल्स को सिलेक्ट करने में। और स्टेटमेंट 1 कहता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी एंड एवरी यूनिट हैज़ एन इक्वल चांस टू गेट सिलेक्टेड। सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट एंड हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। If a researcher wants to select a sample from a population such that every member in the population of interest has an equal chance, so ये किसकी definition हो गई, ये definition हो गई random sampling की, क्योंकि जो बाकी तीनों हैं they are non probability, ठीक है। Next question, a sampling technique in which initially sampled respondents contact and recruit, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्योंकि रिस्पोंडेंट्स जो हैं हमें बाकियों का रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैम्पलिंग
sampling technique in which units are randomly sampled from a population that has been divided into categories. तो इसमें कैटेगरीज की बात हम किस में करते हैं, हम स्ट्रैटिफाइड में करते हैं. कैटेगरीज यानी कि स्ट्रैटाज हमने डिवाइड कर दिए. वो डिपेंड करता है कि हम प्रपोर्शनेट करना चाहते हैं या नॉन प्रपोर्शनेट करना चाहते हैं, बट देयर आर कैटेगरीज, देयर आर स्ट्रैटाज. हम उसके बेसिस पे जब करते हैं तो विच इज कॉल्ड stratified random sampling. Okay, next question says when a sample is chosen because it is available to the researcher, it is called, yes, convenience sampling. So at the convenience, जो researcher है उसकी convenience पे depend करता है. Next question, probability samples are samples use available respondents and no specific selection procedure is followed. Yes, that is correct. And statement 2 says it is a fact that non-probability samples accurately reflect the population characteristics. No, it is not correct. क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी में तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या मैंने अपनी जजमेंट के हिसाब से सैम्पल्स को सिलेक्ट किया है, तो वो ऑब्वियसली कभी कभी जो यूनिवर्स है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, यूनिवर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें नहीं होते हैं. ठीक है, सो इट इज़ incorrect, so hence option C is the correct answer. The snowball sampling method can be employed in किस में हो सकता है, ये ethnographic research में हो सकता है. When a research problem is related to the heterogeneous population, the most suitable sampling method is कौन सा हो सकता है, अगर population heterogeneous है तो उसमें हम stratified sampling को use करेंगे, क्योंकि उसमें डिफरेंट स्ट्रेटाज होते हैं, उसके बेसिस पे हम अपने सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं. फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल्स इन रिसर्च द स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड एम्प्लॉयज, इसमें क्या होता है, रेफरल्स होते हैं, राइट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सैम्पल साइज और अ प्रोजेक्ट. टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट, प्रीवियस रिसर्च इन द एरिया. अब देखो मैं बार बार ये वाली चीज़ कहती हूँ कि अगर जब आप MCQ सॉल्व करते हो तो आपको उसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपना जो कॉमन सेंस है वो लगाना है, जो इररेलेवेंट जो स्टेटमेंट्स हैं उसको देन एंड देयर यू शुड एलिमिनेट. सो रिसर्चर की पर्सनैलिटी या फिर हिज और हर स्टैंडिंग एज अ रिसर्चर विल नॉट हेल्प. ओनली पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट, पर्पस, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रीवियस जो भी रिसर्च हुआ है उस एरिया में, दैट विल हेल्प, एंड हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 says random sampling may not be a practical strategy in case of a rare kind of population, and statement 2 says stratified random sample is better as compared to simple random sample if population is too heterogeneous. So yes, both the statements are correct and hence option A is the correct answer. Okay, अब इसको हमने मैच करना है. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग. अब जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसको हम मैच करके देख लेते हैं किसके साथ मैच होगा. यूनिट्स आर चूजन बाय गिविंग इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस टू ईच. सो ए हो जाएगा फोर्थ के साथ. ठीक है, देन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये हो जाएगा द यूनिट्स आर चूजन फ्रॉम डिफाइंड ग्रुप्स और लेवल्स रैंडमली. सो ये 3 के साथ मैच हो जाएगा. देन क्लस्टर सैम्पलिंग, यूनिट्स आर चूजन इंटैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिंग्स. ठीक है, and snowball sampling says the first number is used as an informant to identify the other, the process goes on like this. So yes, so ये हो जाएगा फर्स्ट के साथ. तो and hence option B is the correct answer, जिसमें अब अगर आप इसके अंदर देखो, जैसे स्नोबॉल सैम्पलिंग हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था, वो 1 के साथ मैच हो रहा है. अगर आपको अगर ये भी पता था तो भी ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ठीक हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. ओके, द काइंड ऑफ सैंपल that is simply available to the researcher by the virtue of its accessibility, it is convenience sampling.
Okay. There are two statements. Statement 1 says the population in research means a defined aggregate of something which is the focus of the study. Yes, that is correct. And statement 2 says a sample is a sub-aggregate drawn from a defined aggregate to represent it. So both the statements are correct and hence option A is the correct answer. Which of the following are the characteristics of a good sample in research? Readily accessible, representative of population characteristics, serving the personal considerations of the research, precision and accuracy in approximating the parameters, and freedom from bias. So good sample कैसा होगा? Good sample readily accessible ज़रूरी नहीं है कि हो, तो A नहीं होगा इसमें. Then representative of the population characteristics, that is correct. Serving the personal considerations of the research, तो ये वाली चीज़ नहीं होती है. Personal considerations को हम पर्सनल कंसिडरेशंस को सर्व करने वाले सैंपल को हम एक अच्छा सैंपल नहीं मानते हैं. Precision and accuracy in approximating the parameters, that is correct, and freedom from bias is also correct. So statement B, D and E is correct and hence option B is the correct answer. Okay, identify the sampling procedures in which units are chosen गिविंग एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इनमें से कौन कौन से हैं वो हमें देखने हैं. सो कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रेटिफाइड इज प्रोबेबिलिटी, डायमेंशनल सैम्पलिंग is also non-probability, random sampling is probability and systematic sampling is also probability. So B, D and E and hence option D is the correct answer. Okay, and identify the non-probability. अब इसमें से non-probability कोटा sampling हो जाएगा, snowball sampling हो जाएगा and dimensional sampling हो जाएगा. So and hence 2, 4 and 5. Okay, option C is the correct answer. Okay, a college principal conducts an ethnographic probe into problems faced by tribal students. Which method of sampling will be most appropriate? तो यहाँ पर हम किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स फेस बाय ट्राइबल स्टूडेंट्स. तो वहाँ पर काफ़ी सारे क्लस्टर्स होंगे. सो हमें क्या करनी है, हमें उनमें से सैम्पल्स को सिलेक्ट करना है. सो इसके अंदर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो होगा क्लस्टर सैम्पलिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 से सैम्पलिंग मेथड्स और उसका डिस्क्रिप्शन हमें बताना है. तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड डायमेंशनल सैम्पलिंग. सो अब इसमें हम अगर ए को मैच कर दें किसके साथ, ए को हम अगर मैच कर दें, एवरी यूनिट हैज़ इंडिपेंडेंट एंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग पिक्ड. देन क्लस्टर सैम्पलिंग को हम किसके साथ मैच कर दें, द यूनिट आर ग्रुप्स एंड आर चूजन इंटैक्ट. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को हम किसके साथ मैच कर सकते हैं, द मेंबर्स आर सिलेक्टेड यूजिंग द इंटरवल ऑब्टेन्ड, nth नंबर जिसको हम बोलते हैं. सो इसको हम किसके साथ, फोर्थ के साथ कर दें. एंड डायमेंशनल सैम्पलिंग, द यूनिट्स मेंबर्स आर चूजन टू रिप्रेजेंट वेरियस एरियाज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सो डिफाइंड. सो ये हम 1 के साथ, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स. नॉन प्रोबेबिलिटी हमें इसमें से बताना है कौन कौन से होंगे. जजमेंटल हो जाएगा, स्नोबॉल हो जाएगा और कोटा हो जाएगा. तो एनएनस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 36, इट सेज, इसमें हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हमें देखने हैं. वो कौन कौन से हो जाएंगे, कोटा हो जाएगा, पर्पसिव हो जाएगा और स्नोबॉल हो जाएगा. एंड हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग sampling techniques in research imply randomization and equal probability of drawing the units. इसका मतलब कि probability sampling के बारे में बात हो रही है. तो इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे, stratified and cluster. So C and E. Option C is the correct answer. Fishbowl method को हम कौन सा मेथड बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग मेथड. ठीक है.
विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इन रिसर्च आर नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे? डायमेंशनल, जजमेंटल एंड स्नोबॉल. So B, D and E, which is option C, is the correct answer. Then in a quantitative research paradigm, which of the following sampling methods are given preference? इसमें से क्वांटिटेटिव इन अ क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कोटा सैम्पलिंग हम नहीं यूज़ कर सकते, स्नोबॉल भी नहीं यूज़ कर सकते और सिस्टमैटिक हम यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर हम ज़्यादातर कौन सा यूज़ करते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो ये भी अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब A, B and E would be the correct answer and hence option B is correct. Okay, next question is, in which of the following sampling methods the sample is also known as the accidental sampling or haphazard sampling? इसको हम क्या कहते हैं? पर्पसिव सैम्पलिंग। तो पर्पसिव सैम्पलिंग के कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, हैप्पजार्ड सैम्पलिंग एंड पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। इसमें से हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। स्ट्रैटिफाइड हो गया, क्लस्टर हो गया एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गया। ठीक है, तो यानी कि 2, 4 एंड 5, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the two statements from the following statements are correct? Sampling related error is subsumed under the category non-sampling error. Okay, so sampling related error, इसमें क्या होता है? अगर sampling related error अगर होता है तो जितना बड़ा sampling size होगा तो उतना जो बायसनेस है या एरर है वो कम हो जाएगा। तो अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो सैम्पलिंग रिलेटेड एरर है वो ख़त्म हो जाता है अगर नॉन सैम्पलिंग एरर ना हो तो। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। एंड अगर आप UGC नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो गेट इन टच विद ह्यूमन पेरिटस एंड गेट 1 डे फ्री ट्रायल। हम यहाँ पर पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं और पेपर 2 में कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड HRM की कंप्लीट प्रिपरेशन हम यहाँ पर कराते हैं। और अगर आप 1 डे ट्रायल लेना चाहते हैं सो आप व्हाट्सएप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसके थ्रू हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस नंबर पर भी कॉल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।